हाय, मैं सोनिया विद्या गुरु से करंट अफेयर्स का नया सेशन स्टार्ट करने जा रही हूं। मैं पहले खुद एक बार पता लगाइएगा इस सेशन को देख करके कितना इंपॉर्टेंट है। ये हर बार की तरह आपको बता दूं, बहुत ज्यादा टाइम लेती हूँ पॉइंट सेलेक्ट करने में, लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएंगे और यहाँ पर आज वाले सेशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। 100% श्योर हूं मैं, क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है मैंने चूज किया है और आज के वीडियो में डाला है। मेहनत प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, चैनल को शेयर भी करिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन आता है, उसे प्लीज दबाइएगा। इससे आपके पास नोटिफिकेशंस आएंगे उन सभी एग्जाम रेलेवेंट वीडियोस के जो हम लोग अपलोड करते रहते हैं। आप खुद देख पा रहे हैं कि ये सेशन अगस्त 2020 का करंट अफेयर्स है और बाइलिंगुअल सेशन है, हिंदी मीडियम का सेशन है प्राइमरीली। अगर आपको लैंग्वेज कंफर्टेबल नहीं है, स्विच टू द सेशन इन इंग्लिश मीडियम, दैट इज ऑल्सो देयर इन द प्लेलिस्ट। दैट सेशन इज एक्चुअली मेंट फॉर आवर साउथ इंडियन स्टूडेंट्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स। आप नहीं कंफर्टेबल है लैंग्वेज में तो इंग्लिश का सेशन भी डालते हैं। मैं ये कह रही थी, पहले क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूंगी और आप अब बिल्कुल ऐसे अच्छे से फोकस हो जाइए कि ये समझ लीजिएगा कि क्वेश्चन आपको हर जगह दिखने वाले हैं। अगर आप अपने मॉक्स देते हैं, अगर आप प्रैक्टिस सेशन भी अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि आपको बता दूं अभी अक्टूबर में एग्जाम है आईबीपीएस आरआरबी का, आपको सारे क्वेश्चंस दिखेंगे आईबीपीएस के अंदर, एग्जाम के अंदर। मैं स्टार्ट कर रही हूं सेशन को और ध्यान से एक एक क्वेश्चन पढ़कर ट्राई करिए, आज ही याद हो जाए, अभी वीडियो के एंड तक याद हो जाए। पहला क्वेश्चन देखिए और ध्यान से देखिए। फर्स्ट नॉन वाइट पर्सन टू फीचर ऑन ब्रिटिश करेंसी। कितनी प्राउड वाली बात है हम भारतीयों के लिए कि पहला कोई नॉन वाइट पर्सन है। महात्मा गांधी जी की मैं बात कर रही हूं। महात्मा गांधी जी को ब्रिटिश करेंसी पर जगह दी जा रही है, ब्रिटिश करेंसी के ऊपर। सोचिए कितनी बड़ी बात है, कितनी इंपॉर्टेंट बात है और हमारे लिए एट द सेम टाइम कितनी गर्व की बात है। अगर मैं आपको बताऊं, कॉइन्स टू बी इशूड टू कमेमोरेट गांधी जीज 150th बर्थ एनिवर्सरी, जो लोअर पॉइंट मैंने स्क्रीन पे लिखा है उसे पढ़िए और आपको बता दूं कि 150वीं हम कह रहे हैं गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी। इसको याद करते हुए इसकी याद में कॉइन्स इशू किए जाएंगे, आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या आप ये समझ पाते हैं कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कितना इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है इंडिया में? तो हम कह रहे हैं जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है वो गिरीश चंद्र मुर्मू बन गए हैं। तो आपको बता दूं, न्यू सीएजी ऑफ इंडिया गिरीश चंद्र मुर्मू। अब न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आपको बता दूं न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा नए गवर्नर, जम्मू कश्मीर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं, इसके नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं। तो मनोज सिन्हा इनका नाम है, आपको भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रधानमंत्री मोदी ने सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया। आप कहेंगे हमारे पास तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, उसे कैसे इनॉग्रेट करेंगे? मैं आपको बता दूं, यहां पर हम बात भारत की नहीं कर रहे हैं, इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं। मॉरिशस की सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। आप जानते हैं इंडियन ओरिजिन वाले प्रवीण जुगनाथ जो हैं वो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। आपको ये याद रखना है क्योंकि वो हाल फिलहाल अभी जाकर के प्रधानमंत्री मोदी ने सुप्रीम कोर्ट का जब इनॉग्रेशन किया है, वो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो एट द सेम टाइम वहां के प्रधानमंत्री भी हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ने रिसेंटली एड्रेस किया है हाई लेवल सेगमेंट ऑफ। अब ये 100% आने वाला क्वेश्चन है, आप खुद इसकी इंपॉर्टेंस को जान जाओगे। प्रधानमंत्री मोदी ने, पहले तो आप ये देखिए इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात कि यूनाइटेड नेशन का 75th एनिवर्सरी था 2020 में, 75th एनिवर्सरी था यूएन का, यूनाइटेड नेशंस का। तो यूनाइटेड नेशंस का
इको को अलग करके इकोनॉमिक पढ़िए और सॉक को सोशल काउंसिल पढ़िए। तो आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशन का इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हम कह रहे हैं ये हाई लेवल सेगमेंट था प्रधानमंत्री ने जिसे एड्रेस किया है। आपको इसे पक्का पक्का याद रखना है कि किसे हाल फिलहाल एड्रेस किया है, तो यूएन इकोसॉक को, और इकोसॉक तोड़ के आप पढ़ ही लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड संस्कृत डे अगर मैं कहूं कि 3 अगस्त को ऑब्जर्व किया, तो आपको बता दूं कि वर्ल्ड संस्कृत डे हर बार 3 अगस्त नहीं होगा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो श्रावण की पूर्णिमा है, श्रावण की जो पूर्णिमा है, श्रावण पूर्णिमा, हम कहना ये चाह रहे हैं कि श्रावण मंथ की, श्रावण मास की का फुल मून डे जो होता है, उस दिन हम वर्ल्ड संस्कृत डे ऑब्जर्व करते हैं। इस साल 3 अगस्त 2020 को पड़ रहा था, इसीलिए इस बार वर्ल्ड संस्कृत डे 3 अगस्त 2020 को था। अगला अगर मैं डे देखूं तो अगला इंपॉर्टेंट डे 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे ऑब्जर्व किया जाता है। अगस्त का सेशन है, अगस्त के करंट अफेयर्स हैं। आपको बता दूं आगे आपको बहुत काम आने वाले हैं, याद रखिएगा एक एक क्वेश्चन को। 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे, जिसका थीम भी है, तो थीम जो इंपॉर्टेंट था, जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट लग रहा है, वो है यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, यूथ की बात हो रही है, यूथ डे है, इसीलिए यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन भूलना नहीं है। 12 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं, मैंने कहा 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे ऑब्जर्व किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। अब आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू, आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू, जिसमें हम हर बार रेट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं, कुछ एडिशनल अगर होता है तो वो भी बात कर लेते हैं। तो आपको बता दूं आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट जो आ रहा है वो 4.25%, कैश रिजर्व रेशो 3% बस, और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो 18%। यहां पर जो एडिशनल बात है अदर देन द रेट्स, अदर देन द रेट्स इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक एडिशनल स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी दी गई है 5,000 करोड़ की, एनएचबी को भी 5,000 करोड़ और नाबार्ड को भी 5,000 करोड़ इंडिविजुअल। अब आप कहें इसको पढ़ के हमें समझ में नहीं आया, मैम ने इतनी जल्दी जल्दी कुछ भी बोल दिया। मैं समझाती हूं ना, रुकिए और सुनिए। लिक्विडिटी फैसिलिटी का मतलब है अगर एक्स्ट्रा कैश अवेलेबल कराया जाए नेशनल हाउसिंग बैंक को और नाबार्ड को, तो आपको बता दूं ये आगे लेंड कर पाएंगे। जब इनके पास पैसा ज्यादा होगा तो ये उधार आगे लोन के तौर पे ज्यादा दे पाएंगे। एडिशनल पैसा अवेलेबल कराया जा रहा है, तो एडिशनल स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी, इसका मतलब इतना ज्यादा। अगला क्वेश्चन देखिए, पॉजिटिव पे 101% ये क्वेश्चन आएगा, 101% ये क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा। बार बार बोलती हूं प्लीज, इतना ज्यादा फोकस करके बोलने की कोशिश करती हूं और उम्मीद करती हूं आप उस क्वेश्चन पे तो और ज्यादा ध्यान दोगे। पॉजिटिव पे में मैं आपको बताती हूँ, नॉर्मल सी एक बात है। अगर मैं बात करूं, पहले थोड़ी सी कहानी सुन लीजिए। चेक देते हैं आप और मैं, चेक पास हो जाता है, हम कितने का भी चेक दे देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बैंकर हमें कॉल करके कंफर्म कर लेता है कि क्या आपने ये चेक इशू किया था। लेकिन आप ये देखिए, जब आप बहुत बड़ा सा कोई चेक दे रहे हैं तो सेफ्टी और सिक्योरिटी क्या है, सेफ्टी और सिक्योरिटी क्या है, हम ये कहना चाह रहे हैं। अब पॉजिटिव पे के अंदर ये किया गया है कि अगर आप 50,000 से ज्यादा का, 50,000 या 50,000 से ज्यादा का अगर चेक इशू करते हैं, तो चेक इशू करने के लिए आपको पॉजिटिव पे मैकेनिज्म दिया जा रहा है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, ये एक्चुअल में एडिशनल सिक्योरिटी है चेक्स की। किसी की चेकबुक चोरी हो जाती है, साइंड चेक चला जाता है और उस पर कोई और अमाउंट लिख करके डिफॉल्ट मतलब प्रॉब्लम हो जाती है, निकलवा लेता है पैसे। चेक की सिक्योरिटी क्या है, तो चेक को और सेफ और सिक्योर बनाने के लिए पॉजिटिव पे अब क्या कर रहे हैं ये सुनिए। चेक को आपने इशू किया तो आप उसका फ्रंट एंड बैक,
आप चेक की डिटेल्स, चेक का नंबर क्या है, आप किसको इशू कर रहे हो, ये सब डिटेल्स आप अपलोड करोगे। आप अपलोड करोगे, लोअर लाइन पे पढ़ो, वन कैन अपलोड चेक डिटेल्स एंड इमेजेस फ्रंट एंड बैक, दैट्स व्हाट आई हैव सेड, टू द बैंक। अब बैंक क्या करेगा, उन डिटेल्स को कैश करने से पहले चेक को टैली करेगा। इससे आपका चेक कितना सेफ हो जाएगा ये सोचिए। When bank receives the check for clearance, it will verify uploaded details that you uploaded as a customer. आपने जिन डिटेल्स को अपलोड किया था चेक के साथ उसको मैच करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50,000 या फिर उससे ज्यादा के चेक के लिए पॉजिटिव पे मैकेनिज्म लाया जा रहा है, आपके चेक्स को और सिक्योर बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, आरबीआई कमिटी ऑन डेट रिकास्टिंग। अगर डेट रिकास्टिंग की बात करें, लोन रीस्ट्रक्चरिंग की बात करें, तो आपको बता दूं कि अगर कोई लोन रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ डेट होता है, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ डेट होता है मतलब अगर डेट एनपीए बन गया है, बनने की कगार पे है, बहुत खराब हालत है, स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं, अब उसको निकलवाने के लिए बैंक क्या करता है, या फिर कोई कंपनी जो दे रही है लोन, वो क्या करती है, लोन को रीस्ट्रक्चर करती है, टर्म्स को इजियर बनाने की कोशिश करती है कि किसी तरीके से उस एनपीए से कुछ निकलवाया जा सके, पैसा वापस लाया जा सके। आरबीआई ने कमेटी बनाई है डेट रिकास्टिंग मतलब लोन रीस्ट्रक्चरिंग पे। केवी कामत कमेटी है। आपको सिर्फ डेट रीस्ट्रक्चरिंग बता रही थी क्योंकि आगे और भी क्वेश्चन आने वाला है डेट रीस्ट्रक्चरिंग वाला, और डिटेल में थोड़ा सा बताऊंगी। अब बस इतना याद रखिए कि आरबीआई की कमेटी है, ये आरबीआई की कमेटी है जिसे केवी कामत हेड कर रहे हैं। ये कमेटी किस बारे में है, मैंने आपको क्या कहा, लोन रीस्ट्रक्चरिंग या फिर डेट रिकास्टिंग के बारे में। और आपको बता दूं, टू सेट अप अ न्यू मैकेनिज्म फॉर स्ट्रेस्ड एसेट्स दैट नीड रेस्क्यूइंग। वही बात जो मैं आपको बता रही थी कि डेट क्या करना है, निकलवाना है, और उसके लिए क्या किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा कि इसे कैसे किया जाए। तो उसके लिए कमेटी बना दी, केवी कामत कमेटी। सेबी की कमेटी जो रेगुलेट करेगी, सेबी की कमेटी ऑन रेगुलेशंस एंड डेवलपमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री, उषा थोराट कमेटी बनाई गई है। एक सेबी की कमेटी है जो रेगुलेट करेगी रेगुलेशंस डेवलपमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री, इसे देखेगी। और कमेटी बनाई गई है फॉर एनालिसिस ऑफ क्यूआर कोड। क्यूआर कोड आप सब जानते हैं, अभी क्यूआर कोड से तो कोई नया है ही नहीं, सबको पता है कि क्यूआर कोड क्या होता है। तो क्यूआर कोड कमेटी है दीपक बी पाठक कमेटी। याद रखना है आपको इन कमिटीज को एग्जाम में, इनमें से क्वेश्चन पक्का आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। क्या आपको ये सुन के पता चल रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज बिलीव मी, आप ये सोचिए कि किसी मिनिस्ट्री का नाम ही बदल दिया गया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। अगर अब एजुकेशन मिनिस्ट्री बन गई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन गई, तो क्या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो एचआरडी मिनिस्टर थे, मतलब जो अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मिनिस्टर हो जाएंगे, रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक यूनियन मिनिस्टर है। मैं ये कहना चाह रही हूं, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के यूनियन मिनिस्टर थे ये। मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी यहां पर आपको बताना पड़ सकता है, तो संजय धोत्रे, संजय धोत्रे वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट। इंपॉर्टेंट बात यहां पे क्या थी कि मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गई है। आज हम बहुत सारी बात एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में करेंगे, आपको भूलना नहीं है। अभी आगे बढ़ रहे हैं, पूरा वीडियो देखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, आ गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपने सबने न्यूज में सुना कि पैटर्न चेंज कर दिया गया है, किसी का ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया है, किसी का घटा दिया गया है। तो पढ़ते हैं, बहुत लंबा पूरा वीडियो नहीं, थोड़ा सा कंसाइज, एग्जाम में आने वाला वही पार्ट कवर किया है जो आपके पेपर में पूछा जाएगा। प्लीज समझिए, कहानी नहीं कि किसने क्या किया, जो क्वेश्चन बन सकता है वही पॉइंट्स। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिप्लेस की गई है यहाँ पर एनपीई। अब यहाँ पे न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन की बात हो रही है, यहाँ पे जो 1986 वाली थी उसे बदलकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई गई।
पहले ये देखिए यहाँ पर तो आपको और फोकस होने की जरूरत है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया यहाँ पर से भी क्वेश्चन पक्का ही आएगा। तो क्या पूछा जा सकता है, सारी बातें वन बाय वन। आउटले मतलब एक्सपेंडिचर, मतलब एक्सपेंस, खर्चा, जो सरकार खर्चने के लिए तैयार है। कह रहे हैं कि 6% जीडीपी का आउटले फॉर एजुकेशन, शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाएगा, जीडीपी का 6%। यहां पर ये बात हो रही है। दूसरी बात आपको बताऊं कि जो न्यू सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन है उसे 5, 3, 3 और 4 का बनाया गया है। अब आप कहेंगे इसको भी डिटेल में बताओ, तो मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगी। पहले सुनिए कि यहां पर हम बात कर रहे हैं कि 12 साल की स्कूलिंग है, 12 साल की स्कूलिंग है, 3 साल की आंगनवाड़ी। अब आप कहेंगे आंगनवाड़ी में बच्चे कैसे पढ़ेंगे, तो आपको बता दूं यहाँ पे 3 साल की आंगनवाड़ी का मतलब प्री स्कूलिंग को आंगनवाड़ी कह के एड्रेस किया जा रहा है। इनिशियल 3 इयर्स जो है प्री स्कूलिंग है, उसे आंगनवाड़ी कहा जा रहा है। और 12 साल इसके अलावा स्कूलिंग आपको बताया जा रहा है। अब इसके जो ब्रेकअप की हम बात करेंगे, 5, 3, 3, 4 वाले, जो जिसमें 3 से 18 साल के बच्चे पढ़ा करेंगे, उनको एक बार देखते हैं जल्दी से। अब देखो आप स्क्रीन पे, अब यहां पर इसके अंदर देख करके पता लगाओ कि जब हम न्यू सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन की बात हम कर रहे हैं, जिसमें हम 5, 3, 3, 4 की बात हम कर रहे हैं, इसको आप एक बार अच्छे से देखिए कि पहले 3 साल क्या है, फिर अगले 3 साल क्या है, और उसके बाद हम बात कर रहे हैं अगले 3 साल क्या है। एक बार देखिए, आप थोड़ा सा पता लगाइए। ये उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, बस ब्रेकअप जो है आपको पता होना चाहिए था। यहाँ पर 5, 3, 3, 4 की बात हो रही है, तो आप एक बार पढ़ लीजिए कि 9वीं से, क्लास 9वीं से 12वीं तक, जिसमें हम कह रहे हैं 14 साल से 18 साल के बच्चे हुआ करेंगे, वो टॉप लेवल, मतलब वो स्कूलिंग का चौथा, हम कह रहे हैं लास्ट 4 इयर्स का इंक्लूजन है। अब आगे बढ़ते हैं एजुकेशन पॉलिसी के बाद। अब देखिए आगे एजुकेशन पॉलिसी में 100% सरकार के हिसाब से, जब हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं तो 100% मतलब 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो इन स्कूल एजुकेशन, मतलब सारे के सारे बच्चे, 100% बच्चे, ये कहा जा रहा है कि प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल में तो भाग लेंगे ही लेंगे, भर्ती होंगे ही होंगे, इतनी एजुकेशन गेन करेंगे ही करेंगे। 50% हायर एजुकेशन तक पहुंचेंगे। मतलब हम कह रहे हैं 2030 तक ये मॉडल अडॉप्ट करने की बात की जा रही है कि 100% सबके सब बच्चे प्री स्कूलिंग से सेकेंडरी एजुकेशन तक सबके सब बच्चे आएंगे। 2030 तक होगा ये। अब 2035 तक इन्होंने 50% का टारगेट की बात की है कि 50% हायर एजुकेशन तक पहुंचेंगे। देखिए लिटरेसी का जो रेट है इंडिया में वो बहुत कम है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, ये मत सोचिए कि हम तो सब लिटरेट है, हमारे लिए तो वैसे ही 100% है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल यही कही है, आप सब जानते हैं कि बहुत सारी, मतलब जो लिटरेसी का लेवल है वो बहुत कम होने की वजह से ऐसी बातें की जा रही है कि सबके सब बच्चे प्री स्कूलिंग से सेकेंडरी तक 2030 में 100% ले आएंगे। और कहा जा रहा है कि 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो होगा हायर एजुकेशन में 2035 तक, टारगेट सेट कर रहे हैं। और सिंगल बॉडी फॉर हायर एजुकेशन, अब आप कहेंगे AICTE कहां गई, UGC कहां गई, तो कुछ नहीं होगा। अब ये कहा जा रहा है कि हायर एजुकेशन कमेटी HEC हुआ करेगी, सिंगल बॉडी है फॉर हायर एजुकेशन, जिसमें इंपॉर्टेंट बात, अगर 4 ऑप्शन में पूछ ले कि क्या इसका भाग नहीं होगा, तो मेडिकल और लीगल एजुकेशन इसका पार्ट नहीं होगा, इसके अंदर नहीं आएगी। मेडिकल की और लीगल की जो पढ़ाई है वो हायर एजुकेशन कमिटी के अंदर, हायर एजुकेशन कमीशन के अंदर नहीं आएगी। आपको ये याद रखना है, भूलना नहीं है, बिल्कुल पक्का से याद रखिएगा कि सिंगल बॉडी फॉर हायर एजुकेशन कमीशन, मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन एक्सक्लूडेड। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑथर ऑफ इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, S जयशंकर। अब मैं आपको बता दूं किताब इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और क्यों हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। S जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, तो किसी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने किताब लिख दी, कितनी बड़ी बात है, मतलब किताब कितनी इंपॉर्टेंट है।
प्लीज समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। आज के दिन हमने एजुकेशन पॉलिसी भी पढ़ी है, आरबीआई का बाय मंथली पॉलिसी रिव्यू भी पढ़ा है, और आपको बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज हम बहुत सारी बुक्स पढ़ने वाले हैं। आज हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें हम कहेंगे कि जो कंप्यूटर माउस बनाने वाले थे उनकी डेथ हो गई, वो भी कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब मैं किताबों से स्टार्ट कर रही हूँ और किताबें कुछ इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ। एस जयशंकर जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, हम कह रहे हैं उन्होंने किताब लिखी है, तो उनकी किताब का नाम है द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। अगर अगली किताब की तरफ चले तो यहाँ पर स्टीव वॉ आप जानते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन रह चुके हैं, उन्होंने किताब लिखी है, और उनकी किताब सीधी बात है, क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, तो क्रिकेट से ही रिलेटेड किताब लिख रहे हैं। तो किताब का नाम है ऑथर ऑफ द फोटो बुक स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। ये स्टीव वॉ की किताब है। ऑथर ऑफ ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, उर्जित पटेल, जो हाल फिलहाल जिन्होंने आरबीआई गवर्नर के पद से इस्तीफा दे दिया था, ये हम सब जानते हैं। तो आपको बता दूं वो उर्जित पटेल, इसका मतलब एक्स आरबीआई गवर्नर, इतने हाई रैंक पे थे, इन्होंने किताब लिखी है, तो क्या इंपॉर्टेंट नहीं होगी? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज में बने रहते हैं, कुछ कुछ बोलते रहते हैं, कुछ कुछ सजेशन देते रहते हैं। तो ऑथर ऑफ किताब कौन सी? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, उर्जित पटेल की किताब है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। होस्ट ऑफ 2021 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा पार्ट 4th एडिशन हरियाणा पंचकुला में होस्ट किया जाएगा, मतलब अरेंज ऑर्गेनाइज किया जाएगा, हरियाणा इसे होस्ट करेगा। तो पंचकुला हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे, चौथे नंबर वाले 2021 में। अगला क्वेश्चन, प्रोग्राम लॉन्च टू बेनिफिट आर्टिजन्स मैन्युफैक्चरिंग अगरबत्ती एंड टू डेवलप विलेज इंडस्ट्री, ग्रामोद्योग विकास योजना। अगर समझ पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको हेल्प कर दूं। आर्टिजन्स हम कह रहे हैं किसी कला से, पहले देखिए आर्ट इसके अंदर आ रहा है, इस तरीके से इसे याद करिए कि आर्टिजन्स है, वैसे तो स्किल्ड लेबर होती है, अगर मैं साधारण भाषा में बताऊं तो स्किल्ड लेबर है, हाथ से काम करती है प्राइमरीली, स्किल्ड लेबर आर्टिजन्स है। अगरबत्ती बनाना एक कला है, तो हम कह रहे हैं अगरबत्ती बनाने वाले कलाकार आर्टिजन्स, उनकी बात कर रहे हैं। तो काम दिया जा रहा है लोगों को, विलेज नहीं, कि वहां पर विलेज इंडस्ट्री जो है डेवलप की जा रही है। ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत हम ये सारी बात कर रहे हैं कि जो प्रोग्राम है आर्टिजन्स को बेनिफिट करेगा, जो मैन्युफैक्चर करेंगे, अगरबत्ती बनाएंगे, आपको बता रही हूं इससे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। प्रोग्राम जो लॉन्च किया है वो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने किया है, क्योंकि काम देना उनका काम है। तो ये प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है आपको याद रखना है, इसको एचआरडी मत बोल देना, यहां पर कंफ्यूजन होगी, मुझे पक्का पता है, बच्चे कहेंगे काम दिया है तो एचआरडी नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है। अगला क्वेश्चन, restructuring of MSME debt till 31st March 2021। रीस्ट्रक्चरिंग अभी आपको समझा रही थी मैं कि अगर कोई लोन है उसका आने का पॉसिबिलिटी कम है, एनपीए बन चुका है, तब्दील हो चुका है या बनने वाला है, तो लोन अपना मतलब जिसने दिया है वो वापस पाने के लिए रीस्ट्रक्चर कर दे, कुछ टर्म्स को ईज आउट कर दे कि सामने वाला लोन पे कर दे, कितना अच्छा हो जाएगा। अगर एक साधारण भाषा में बात करें कि अगर मैं बताऊं आपको मेरी लोन की किस्त 50,000 जाती है इंस्टॉलमेंट और मैं नहीं पे कर पा रही हूं, मुझे ऑप्शन दे दिया जाए कि चलो 30,000 ही पे कर दो, तो मैं शायद पे कर दूं। एनपीए होने से अच्छा है थोड़ा कम ले ले। ये एक एग्जांपल था सिर्फ समझाने के लिए, ताकि आपको रीस्ट्रक्चर बात समझ में आ जाए क्या हो रही है। एमएसएमई को ऑप्शन दिया गया है कि लोन को रीस्ट्रक्चर करा लें, इसके लिए उन्होंने डेडलाइन जो है वो बढ़ा करके 31 मार्च 2021 कर दी है कि टर्म्स इजी कर देंगे, तो एमएसएमई जो एनपीए बनने वाला था हम कह रहे हैं उसको हम रोक पाएंगे। अब आपको इंपॉर्टेंट बात बतानी है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ऐसे कुछ भी नहीं बोल देते हैं ये लोग। नीचे वाला पॉइंट पढ़िए, किसको ये ऑप्शन दिया है। If the borrower's loan account was classified as standard asset with the bank as on 1st March 2020, only they are eligible for this restructuring of MSME debt.
मतलब ये है, इस बात को पढ़ के आपको ये कंक्लूजन निकालना है, ये निष्कर्ष निकालना है कि बोरोवर का अगर लोन अकाउंट बैंक के साथ स्टैंडर्ड अकाउंट की तरह, एनपीए नहीं बना है एमएसएमई का लोन अभी तक, एनपीए नहीं बना है एमएसएमई का लोन अभी तक, अगर वो स्टैंडर्ड एसेट की तरह लिस्टेड है, स्टैंडर्ड एसेट की तरह बैंक के साथ क्लासिफाइड है, तभी वो इस योजना का लाभ उठा पाएंगे, रीस्ट्रक्चर करा पाएंगे एमएसएमई डेट को। लेकिन आपको बता दिया मैंने, स्टैंडर्ड एसेट की डेट 1 मार्च 2020 तक, ताकि अप्लाई कर पाए कब तक, 31 मार्च 2021 तक। पेपर में क्वेश्चन जरूर आएगा, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, फ्लेक्सिबल ऑटोमेटेड ऑप्शन टू बैंक्स फॉर मैनेजिंग सीआरआर बैलेंसेस। अब यहां पर ना बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको सीआरआर नहीं पता होगा। कैश रिजर्व रेशो होता है। अच्छा, मैं कंपनी चलाती हूं, मेरा करंट अकाउंट है, मेरा करंट अकाउंट है, ये सिर्फ समझाने के लिए, बहुत ज्यादा डीप में मत जाइएगा, आपको अगर नहीं पता है इसलिए बता रही हूं कि अगर मेरा करंट अकाउंट है किसी बैंक के साथ, तो मुझे मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है उस बैंक में, करंट अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है। तो हम कह रहे हैं वैसे ही बैंक को आरबीआई के पास कैश रिजर्व रेशो मेंटेन करना होता है। तो हम कह रहे हैं वो जो कैश रिजर्व रेशो का जो बैलेंस है, पहले मैन्युअली बैंक्स किया करते थे आरबीआई के पास, बैंक का आरबीआई के पास करंट अकाउंट है, हमने कहा, और क्या करना है उसको, मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है, सीआरआर मेंटेन करना है। तो हम कह रहे हैं वो जो सीआरआर बैलेंस है ना, वो पहले मैनुअल हुआ करता था, अभी से क्या कर दिया गया, ऑटोमेट भी कर दिया गया है, फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, फ्लेक्सिबल ऑटोमेटेड ऑप्शन टू बैंक्स फॉर मैनेजिंग, अपना सीआरआर बैलेंस जो है वो ऑटोमेटेड मोड में भी कर पाएंगे। अगली बात जरा पढ़िए क्या लिखा है, banks will now be able to set the amount that they want to keep as balance in their current account with RBI at the end of the day। सेम बात रिपीट की जा रही है, सेम बात जो मैं आपको समझा रही थी वही कही जा रही है कि बैंक्स क्या करेंगे, will now be able to set up the amount that they want to keep as balance in their current account with RBI at the end of the day। बस ऑटोमेटेड और मैनुअल वाली बात हो रही कि एक और फीचर दिया जा रहा है, एडेड फीचर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, ASISO automated sweep and sweep out facility for end of the day LAF operations, liquidity adjustment facility, liquidity adjustment facility operations की बात यहाँ पे हुई है, sweep and sweep out की बात हुई है। अब आपको मेरे को लगता है नहीं समझ में आ रहा होगा, अब लोअर पॉइंट पढ़ते हैं और आराम से समझ में आ जाएगा। सुनिए, an optional and additional facility to existing manual bids in reverse repo and marginal standing facility windows। बस इतना याद रखिए कि रिवर्स रेपो और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में हम कह रहे हैं मैनुअल बिड्स के अंदर, मैनुअल बिड्स के साथ साथ, पहले हम कह रहे हैं मैनुअल बिड्स हुआ करती थी इनमें, अब क्या कर दिया गया है, इनके साथ साथ ऑटोमेटेड बिड्स भी अप्लाई कर दी गई हैं, इसीलिए वहां पर ऑटोमेटेड स्वीप एंड स्वीप आउट, ऑटोमेटेड बिड्स भी क्या कर दी गई है, अप्लाई कर दी गई है, ला दी गई है। तो ये एक्स्ट्रा फैसिलिटी है। एसएसओ की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, एलएएफ ऑपरेशंस है ये, हम कह रहे हैं कि ऑटोमेटेड स्वीप इन, ASISO, SI स्वीप इन, SO स्वीप आउट। तो ऑटोमेटेड स्वीप इन स्वीप आउट, ये क्या कह रहे हैं हम, ये फैसिलिटी है एंड ऑफ द डे पे जो बिड्स हुआ करती थी, हम कह रहे हैं मैनुअल थी, अब इनको ऑटोमेटेड भी बना दिया गया है कि अब आपके पास ऑप्शन है, आप मैनुअली ना करके ऑटोमेटेड बिड से भी अपना काम खत्म कर लो और ऑटोमेटेड तरीके से बिड्स कर लो। हम बात कर रहे थे रिवर्स रेपो और MSF विंडोज की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। महिंदा राजापाक्सा, इनका नाम आपने कितनी बार सुना होगा, तो आपको बता दूं ये प्रधानमंत्री बने हैं श्रीलंका के। अब महिंदा राजापाक्सा तो सुनते ही हमने आंसर बता देना था कि ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने हैं ना, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बात बताऊं इंपॉर्टेंट, जो अब क्वेश्चन में चेंज लाने के लिए एग्जाम में हो सकती है, क्योंकि नाम इतना कॉमन हो गया कि अब तो सारे ही जानते होंगे। तो आपको बताऊं ये श्रीलंका पोदुजना पेरामुना पार्टी के है। आप कहेंगे ये क्या बोल रही है मैम, तो आपको बता दूं, आप इसको श्रीलंका पीपल्स पार्टी भी बोल सकते हो, श्रीलंका पीपल्स पार्टी, मैंने कहा आप इसको बोल सकते हो।
पौदुजना पेरामुना वो लोग बोलते हैं, उनकी पार्टी का नाम है। और प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि सीधी बात है जब स्वॉर्न इन कर रहा होता है, जब शपथ ले रहा होता है प्रधानमंत्री, तो प्रेसिडेंट होता ही है अवेलेबल, तो उनका नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। गोटाबाया राजापाक्सा नाम है श्रीलंका के राष्ट्रपति का। अगला क्वेश्चन, 13th एडिशन ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग, 13th एडिशन ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की बात कर रहे हैं। देखो हर बार ऐसा होता है, आप आईपीएल बोलो तो बच्चे समझ जाते हैं, जैसे ही बोलो इंडियन प्रीमियर लीग थोड़ा टाइम लगाते हैं कि मैम किस बारे में बात कर रही हूँ। तो मैं इंडियन प्रीमियर लीग की बात कर रही हूँ, तो आईपीएल की बात कर रही हूँ बच्चों। 13वां नंबर का आईपीएल 2020 वाला हम कह रहे हैं यूएई होस्ट करेगा, ऐसा बोला जा रहा है। और आपको बता दूं कि जो क्रिकेट का वनडे इंटरनेशनल, हम लोग कितना क्रिकेट से प्यार करते हैं सबके सब, तो क्रिकेट का ओडीआई वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप जो है 2023 वाला, वो इंडिया होस्ट करेगा। ये खबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 वाला ओडीआई वर्ल्ड कप क्रिकेट का इंडिया होस्ट करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ग्रीन लाइट्स इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, तो हम कह रहे हैं ग्रीन लाइट जो है वो ऑटोबायोग्राफी है मैथ्यू मैकॉनेगी। तो हम कह रहे हैं ये इंपॉर्टेंट इंसान, अमेरिकन एक्टर, अमेरिकन प्रोड्यूसर, इतने टैलेंटेड और इतने फेमस, हम कह रहे हैं मैथ्यू मैकॉने। हम कह रहे हैं ये ग्रीन लाइट जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, आप याद रखिएगा, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि कोई अंग्रेज है तो हमारे एग्जाम में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैथ्यू मैकॉने, ग्रीन लाइट्स इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ऑथर ऑफ सियासत में सदस्यता, ऑथर ऑफ सियासत में सदस्यता किताब का नाम है, विजय कुमार चौधरी की किताब है। और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बिहार की असेंबली के स्पीकर विजय कुमार चौधरी जब किताब लिखेंगे इंपॉर्टेंट हो ही जाएगी, सियासत में सदस्यता। अगला क्वेश्चन देखिए, सेबी के चेयरमैन, आप कहेंगे अजय त्यागी तो पहले ही सेबी के चेयरमैन है, पहले ही पढ़ा चुके हो। एक्सटेंशन मिला है इन्हें फरवरी 2022 तक के लिए, आप अभी हाल जान रहे हैं। और अगर कोई इंसान पहले से काम जानता हो, एक्सटेंशन देना ही बेहतर है इंस्टेड ऑफ अपॉइंटिंग मोर एंड मोर पर्सन, अ न्यू पर्सन। तो आपको बता दूं कि सेबी के चेयरमैन को एक्सटेंशन मिला है फरवरी 2022 तक। अजय त्यागी इनका नाम है। एमडी नए, सीईओ नए, एचडीएफसी बैंक के शशिधर जगदीशन इनका नाम है। ये भी याद रखिए क्योंकि एचडीएफसी है इतना बड़ा, तो शशिधर जगदीशन जो है एमडी नए, सीईओ नए, एचडीएफसी बैंक के। अगला क्वेश्चन, अब किसान रेल की बात करते हैं। थोड़ा सा किसानों को राहत मिलेगी क्योंकि उनका प्रोड्यूस पहुंच जाएगा जल्दी जल्दी। इसके लिए ट्रेन रेल चलाने की बात जो हो रही है, तो आपको बताऊं कि फर्स्ट एवर मल्टी कमोडिटी, बहुत सारी कमोडिटीज एक साथ ट्रेन के थ्रू, हम कह रहे हैं मल्टी कमोडिटी का मतलब यहाँ पे समझिएगा कि बहुत सारी चीजें हैं जो एक साथ जो है ट्रेन में जाएंगी। इंडियन रेलवे ने ट्रेन चलाई है पहली ऐसी मल्टी कमोडिटी ट्रेन जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेके जाएगी। तो हम कह रहे हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल लेके जाएगी ऐसी ट्रेन किसान रेल लॉन्च की है देवलाली से दानापुर। अब देवलाली कहां पे है, दानापुर कहां पे है, तो दानापुर बिहार में है और देवलाली महाराष्ट्र में है। आपसे पूछा जाएगा इस सवाल कि देवलाली कहां पर है। अगर मैं आपसे कुछ ना पूछूं इस क्वेश्चन के अंदर और एग्जाम में एक सीधा क्वेश्चन आ जाए देवलाली कहां पर है, तो आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, क्योंकि देवलाली की बात हो रही थी इसीलिए ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का ही था। तो देवलाली महाराष्ट्र में और दानापुर बिहार में। देवलाली से दानापुर किसान रेल पहली अपनी इस तरह की जो मल्टी कमोडिटी ट्रेन इंडियन रेलवे ने फ्रूट और वेजिटेबल्स के लिए चलाई। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिक्स के एनवायरमेंट मिनिस्टर्स की मीट। अब आप यहां पर खुद ही पता लगा पाएंगे कि ब्रिक्स के एनवायरमेंट मिनिस्टर्स की जो मीट है इसमें हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। पहले ये सुनिए कि रशिया ने इसे होस्ट किया। ब्रिक्स के एनवायरमेंट मिनिस्टर्स का मीट जो है वो रशिया ने होस्ट किया। और अगली बात अब आपको बताऊं तो नीचे उस मिनिस्ट्री का नाम पूरा लिखा जाता है। देखिए, हम अपने याद करने के लिए उसे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री कह दें, अपने याद करने के लिए एजुकेशन मिनिस्ट्री कह दें, अपने याद करने के लिए विमेन मिनिस्ट्री कह दें, लेकिन उनका जो पूरा नाम है वो आपको पता होना चाहिए ना। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज
प्रकाश जावड़ेकर। पूरा मिनिस्ट्री का नाम पता होना चाहिए, वो सिर्फ याद करने के लिए ऐसे बोला जाता है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्रकाश जावड़ेकर है, भूलिएगा मत। अगला क्वेश्चन देखिए, विलियम इंग्लिश, ये वही बात आ गई जो बीच में मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट बात आपको मैंने बताई थी कि विलियम इंग्लिश आपको लगेगा क्या बोल रही है मैम, विलियम इंग्लिश नाम है किसका, को फाउंडर थे ये कंप्यूटर माउस के। जी, जिस माउस को आप अभी इस्तेमाल करते हो उसके को फाउंडर थे विलियम इंग्लिश। डेथ हो गई है इनकी, अभी कुछ दिन पहले हाल फिलहाल इनकी डेथ हो गई है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किससे रिलेटेड थे, तो आपको याद रखना पड़ेगा इन्होंने डगलस कार्ल एंजलबर्ट इनके साथ मिलकर के कंप्यूटर माउस बनाया था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट विद द हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन। टाइगर पॉपुलेशन की बात हो रही है, इंडियंस की, हमारी बात नहीं हो रही है। ध्यान से वर्ड को पढ़िए कि टाइगर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, ये आपको जानना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा सेंसस की बात कर लेते हैं कि 2018 में हम बात कर रहे हैं। जरा एक बार बात करिए, टाइगर के सेंसस की बात कर रहे हैं क्योंकि टाइगर की बात चल रही है। इंडिया के टाइगर सेंसस 2018 has set a Guinness World Record। हम कह रहे हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो था फॉर बीइंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे। इंडिया के टाइगर सेंसस की बात हम कर रहे हैं 2018 वाले, जिसने गिनीज रिकॉर्ड के अंदर नाम दर्ज कराया था किस चीज के लिए, कि वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे है, इस चीज के लिए। अभी मैं रैप अप कर रही हूं, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। लैंग्वेज में प्रॉब्लम थी तो इंग्लिश वाले पे स्विच कर जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।